गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की पॉलिटी को करने वाले हैं एनसीईआरटी जो मैराथन क्लास होगी, जिसमें जो है सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में करा दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग जो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और बाद में जो है मैं एक वीडियो इसका जो ऑब्जेक्टिव सेशन भी ले आऊँगी, जिसमें आप लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कर सकिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटी की मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे बताया गया है विविध समाज के बारे में। विविध समाज है क्या, किस प्रकार हम जानेंगे कि ये विविध समाज का रूप है। तो उसमें जो है जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति और संस्कृति में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि विविध समाज का मतलब क्या है कि इनके जो भाषा में है, धर्म में है, संस्कृति में है, विभिन्नताएं तो होती है, परंतु विभिन्नताओं के साथ साथ जो है समानताएं भी पाई जाती है। यही जो है एक टैग वर्ड का काम करेगा कि विविध समाज क्या है। तो विविध समाज का मतलब है विभिन्नताएं तो है, परंतु विभिन्नताओं के साथ साथ क्या है, समानताएं भी है। तो देखिए विभिन्नताएं और समानताएं याद रखना कि जिस समाज में विभिन्नता भी हो और समानता भी हो वो क्या है, तो वो एक विविध समाज का स्वरूप है, जिसका जो एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत देश है। तो याद रखना है विविध समाज का मतलब क्या होता है। तो जिस समाज में जो विभिन्नताएं भी हो, विभिन्नता किस प्रकार, तो भाषा के रूप में, धर्म के रूप में, संस्कृति के रूप में विभिन्नता तो है, परंतु विभिन्नता के साथ साथ क्या है, समानता भी है। विभिन्नता के साथ साथ क्या है, समानताएं भी है। इसीलिए हमारा जो भारत देश है विविध समाज वाला देश है। तो याद रखना है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि चीज़ें जो है वीडियो देखते टाइम ही याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विविध समाज का मतलब क्या होता है। जिस समाज में विभिन्नता के साथ साथ समानताएं भी पाई जाती है वो एक विविध समाज का उदाहरण है। उसके बाद इसमें बताया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। इस बुक को जो है पूछा भी गया इस बुक के बारे में एग्जाम में, सीटेट का एग्जाम में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर बनाए होंगे तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इसी बुक में जो है ये कॉन्सेप्ट विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है। तो याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी जो बुक में क्या बताया गया है, विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट जो इसी बुक में दिया गया है। विविधता में एकता किस बुक में बताया गया है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख, इससे बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है सीटेट में। तो चलिए पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो लद्दाख, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अक्सर हम लोग का दिमाग में आता है कि ऊन तो भेड़ से प्राप्त होगा, तो नहीं, इसमें याद रखना है आप लोगों को कि ये जो पश्मीना ऊन है ये खास तरह का विशेष जो है प्रकार का ऊन है। तो ये किससे प्राप्त होता है, तो बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। और ये जो पश्मीना ऊन वाला बकरी कहाँ मिलता है, तो लद्दाख में मिलता है। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीटेट एग्जाम में होता है क्या है कि बार बार जो प्रश्न रिपीटेड हो जाता है। तो यही सारे प्रश्न है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो याद रखना है लद्दाख, लद्दाख में क्या खास तरह का मिलता है, तो पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन का किससे प्राप्त होता है, तो बकरी से प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में स्थित है, तो पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो देखिए लद्दाख में क्या होगा कि ये जो है एक रेगिस्तानी इलाका है, पर बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि लद्दाख है तो वहाँ पर रेगिस्तान कैसे होगा। तो मगर याद रखना आप लोगों को, लद्दाख जो है एक रेगिस्तानी इलाका है और यह जो है पहाड़ियों में बसा है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लद्दाख में जो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है और कभी कभार बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो लद्दाख से देखिए कितने पॉइंट्स बन गए। तो लद्दाख जो है, लद्दाख में पश्मीना ऊन वाली जो बकरी है वो मिलती है। तो कहाँ मिलती है, लद्दाख में बकरी जो पश्मीना ऊन देती है, और ये जो खास तरह की ऊन होती है, बहुत ही महंगा ऊन होती है। और जम्मू कश्मीर के किस दिशा में स्थित है लद्दाख, तो पूर्वी दिशा में स्थित है। उसके बाद यहाँ जो है एक रेगिस्तानी इलाका है जो पहाड़ों में बसा हुआ है, यहाँ जो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। देखिए 2-4 पॉइंट्स जो है लद्दाख से बहुत बार जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। उसके बाद हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। केरल के बारे में क्या बताया गया है, तो केरल जो है ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम जो एक प्रकार का त्यौहार है, एक तरह का पर्व है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो केरल से ही हुई है। भारत में जो ईसाई धर्म की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, केरल से हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा कि ईसाई धर्म की शुरुआत जो हुई किस राज्य से हुई, तो केरल से। यहाँ की ज़मीन चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ की ज़मीन जो है चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए PDF थोड़ा ब्लर होगा क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है जिससे मैं आप लोगों को जो है अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ।
पर आप लोग जो है सुनिए मेरी आवाज़ को और सुन के हो याद कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो केरल से क्या याद रखना है कि केरल में जो है एक खास तरह का पर्व मनाया जाता है, वो उस पर्व का नाम क्या है, ओणम। ओणम जो पर्व है वो केरल में मनाया जाता है। और केरल से एक और खास बात है कि ईसाई धर्म की शुरुआत जो भारत देश में हुई वह किस राज्य से हुई, तो केरल से ही जो ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। और यहाँ की ज़मीन खास तरह की फसल उपजाने में उपयोगी है। तो कौन सी खास फसल है, तो चावल उपजाने के लिए यहाँ की जो ज़मीन है अत्यंत उपयोगी होती है। कहाँ की, तो केरल की। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बताया गया है फनेक। फनेक क्या है, फनेक जो है एक कपड़ा है। फनेक क्या है, एक कपड़ा है। यहाँ जो है मणिपुर की औरतें द्वारा फनेक नामक परिधान पहना जाता है। तो मणिपुर की जो औरतें हैं ये जो फनेक नामक जो है ड्रेस को वेयर करती है। तो कहाँ वेयर किया जाता है फनेक नामक ड्रेस, तो मणिपुर राज्य में। याद रखना है आप लोगों का। और ये जो फनेक नामक परिधान पहना जाता है मणिपुर की औरतों द्वारा, जो विशेष तरह का प्रोग्राम होता है वहाँ पर ये जो है पोशाक पहना जाता है फनेक। तो फनेक याद रखना है कहाँ का परिधान है, तो मणिपुर का। बस आप लोगों को यही चीज़ याद रखना है। उसके बाद केरल के मुस्लिम सौदागर की स्थिति का वर्णन किया गया है तो इब्न बतूता द्वारा। और इब्न बतूता कब आया था, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में आया था। तो केरल में एक मुस्लिम सौदागर की स्थिति का वर्णन किया गया है और इसके लेखक कौन है, तो इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक के काल में यह भारत में इनका आगमन हुआ था। उसके बाद ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। और ओणम क्या है, नाव प्रतियोगिता है। नाव, इसमें जो है नाव प्रतियोगिता इस जो त्यौहार में किया जाता है ओणम में। तो याद रखना है कि ओणम क्या है, तो एक नाव प्रतियोगिता है जो केरल में मनाया जाता है। तिब्बत के बारे में क्या बताया गया है, तिब्बत जो है लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो लद्दाख को क्या कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। और इसे जो ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और इसे जो है शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें से क्या क्या याद रखना है आप लोगों को कि छोटा तिब्बत जो है किसको कहा जाता है, किसको छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख को माना जाता है। और लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो लद्दाख के बहुत सारे नाम हैं, तो क्या क्या है, तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो वो भी लद्दाख को ही कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो संत थॉमस को। सेंट थॉमस जो थे उन्होंने ही जो भारत में ईसाई धर्म को लाया था। तो क्या नाम है उसका, संत थॉमस। और भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि केरल से हुई है। और इसके बाद यहाँ पे एक बुक जो है अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इसी में जो है भारत विविधताओं वाला देश है, विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट इसी बुक में दिया गया है। तो भारत की खोज किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को कि मेघनाथ देसाई जी जो है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। यहाँ पे जो री लग गया है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, मेघनाथ देसाई। अगर पूछ ले कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किस किताब के लेखक कौन है, तो याद रखना है आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया एक और बुक है द लाइट्स चैंट के लेखक कौन है, तो पाउली सेनगुप्ता। आप लोग बुक अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे समीर 1 और समीर 2 की कहानी को बताया गया है। तो वो कहानी किसने लिखा है, तो पाउली सेनगुप्ता में। और उस बुक का लेखक का क्या नाम है, द लाइट्स चैंट एंड द लाइट्स चैंट के लेखक कौन है, तो पाउली सेनगुप्ता। और इसी में जो है समीर 1 और समीर 2 की कहानी बताई गई है। और एक बुक है उसको भी याद रखना है, वाई यू आर अनफ्रेंड टू होल्ड माई हैंड के लेखिका कौन है, तो शीला धर है, जो विकलांगता में लिखा गया एक पुस्तक है। विकलांगता में लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, वाई यू आर अनफ्रेंड टू होल्ड माई हैंड के लेखिका कौन है, तो शीला धर है। ये लेखिका जो होती है, लेखक लेखिका जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट एग्जाम के लिए। और एक प्रश्न जो है इससे बन ही जाता है, तो याद रखना है। उसके बाद जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। तिब्बत का स्थानीय राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, तो केसर सागा। तिब्बत का जो स्थानीय राष्ट्रीय ग्रंथ है उसका नाम क्या है, केसर सागा। उसके बाद यहाँ बताया गया सतत विकास लक्ष्य किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया था। ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं वहीं से ये सारे पॉइंट्स नोट की हूँ एनसीईआरटी बुक से। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और काफ़ी जो है अच्छा लग रहा होगा रिवीजन करने में। अगर नहीं भी पढ़े हैं बुक तो कोई बात नहीं है, आप लोग इस वीडियो को देख करके ही आप लोगों का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बताया गया है मध्याह्न भोजन के बारे में। देखिए बुक वाला जो यहाँ पे लेखक लेखिका के बारे में बताई, इसको आप लोग जो है वीडियो फिर पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं। उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना के बारे में बताया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तमिलनाडु राज्य में। मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में। याद रखना कि तमिलनाडु में ही जो है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई। जो स्कूल में जो दोपहर के समय खाना खिलाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मध्याह्न भोजन योजना। और यह जो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुई, किस
राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद यहाँ पे और एक पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट कब आरंभ हुआ? तो 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ। इसके जो डेट को याद रखना है, हो सकता है ये जो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट जो है कब आरंभ हुआ? तो 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 के बारे में क्या बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग का अधिकार है। तो प्रत्येक आदमी को जो है सार्वजनिक स्थान मतलब मंदिर, मस्जिद, उसके बाद हो गया हॉस्पिटल, ये सारे जो है सार्वजनिक स्थल होते हैं और यहाँ पे आने जाने का अधिकार सबको है। ये बात किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 15 में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15 को याद रखना है आप लोगों को कि अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है। तो सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सभी आदमी कर सकता है, याद रखना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं जन औषधि मेडिकल स्टोर के बारे में। ये क्या है? तो जन औषधि मेडिकल स्टोर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जेनेरिक नाम वाली दवाइयों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना। तो इसका जो उद्देश्य है जन औषधि मेडिकल स्टोर का, तो इसका क्या है उद्देश्य? तो जेनेरिक नाम वाली जो दवाई होती है इसको जो सस्ते दामों में उपलब्ध करवाना। बस बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है कि सस्ते दामों में जो दवाई उपलब्ध करवाता है उसको क्या कहा जाता है? जो जन औषधि मेडिकल स्टोर। इसी से जो है सस्ते दाम वाली जो दवाई हम लोग को मिलती है और ये जो है केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है भारत विश्व में दवाई जो निर्माण करती है, भारत विश्व में दवाई निर्मित करने वाले देश में कितनेवें स्थान में आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर में जो भारत का नंबर है जो विश्व में दवाई निर्माण करने में इसका जो स्थान है तो थर्ड है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ बताया गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। संविधान की किस हिस्से में यह घोषणा की गई है? तो ये जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड प्रश्न हो जाते हैं, कभी कभार जो है पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होता है। यह कहाँ बताया गया है संविधान के? तो नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है? तो इसको याद रखना है कि विश्व में जो प्रमुख धर्मों की संख्या वो 8 है। 8 प्रकार के मुख्य रूप से जो विश्व में धर्म पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे और ये जो थे महार जाति में इनका जन्म हुआ था और बाद में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बेसिक जानकारी थी, याद रखना है आप लोगों को कि ये जो वकील की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे और इनका जन्म जो हुआ महार जाति में हुआ और बाद में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर हम लोग देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है कि नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। देखिए राज्य का प्रथम नागरिक यहाँ पे बताया गया है, तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो वो भी राज्यपाल ही होता है। ये सब बेसिक जानकारी, कभी कभार ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है। अब देखिए यहाँ पे राज सुंदरी देवी के बारे में बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राज सुंदरी देवी, इससे प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से। राज सुंदरी देवी जो है वो अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी है और ये जो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया थी जिन्होंने जो है किताब लिखी है आत्मकथा। तो राज सुंदरी देवी जो है अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी है, जिन्होंने जो है आत्मकथा पहली बार लिखी, जो फर्स्ट लेडी थी, जो फर्स्ट महिला थी जो क्या आत्मकथा लिखी है और उसका नाम क्या है? अमर जीवन नामक आत्मकथा। याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए क्योंकि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया है जिन्होंने आत्मकथा पहली बार लिखी थी, इसलिए जो पहला बार अगर कोई काम होता है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज सुंदरी देवी को याद रखना है कि इन्होंने जो अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी है और ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया है जिन्होंने आत्मकथा पहली बार लिखी है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है राज सुंदरी देवी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? तो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते से ही जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो तिब्बत जो है बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते से। तिब्बत का ग्रंथ है वो क्या है? केसर सागा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? केसर सागा। याद रखना है कि तिब्बत का ग्रंथ का नाम क्या है? केसर सागा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। पश्मीना ऊन कहाँ मिलता है? तो लद्दाख में मिलता है, कश्मीर में पाए जाते हैं और ये जो बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन जो मिलती है बकरी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बकरी से मिलती है पश्मीना ऊन और काफ़ी महंगी ऊन होती है और कश्मीर में पाए जाते हैं। केरल जो है अरबी एवं यहूदी सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे। केरल में ही जो है अरबी और यहूदी जो है सबसे पहले किसके लिए आए थे? व्यापार के लिए आए थे। और केरल का जो ज़मीन है वो चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और यहाँ पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं।
दलित का मतलब क्या होता है, बताना है आप लोगों को कि दलित का मतलब क्या होता है। तो दलित का मतलब होता है कुचला गया या दबाया गया, जो समाज में जो भी जो कुचला जाता है, दबाया जाता है, वही क्या कहलाता है, दलित। दलित शब्द का यही अर्थ होता है कि कुचला गया या दबाया गया। देखिए ये प्रश्न जो पूछा भी गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आप लोगों को मिल जाएगा कि दलित का मतलब क्या होता है, तो कुचला गया या दबाया गया, इस चीज़ को याद रखना है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय पाए जाते हैं। एक जो है धार्मिक न्याय पाया जाता है, दूसरा जो आर्थिक न्याय पाया जाता है, और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय पाया जाता है। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ 3 प्रकार के न्याय पाया जाता है। कौन कौन? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, याद रखना है। फिर जो यहाँ पे एक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 1947 को, 1949 को किया गया है। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, 1949 में। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के बारे में यहाँ बताया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वो क्या है, पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह क्या है कि जब हम किसी के बारे में जो पहले से कोई राय बना लेते हैं, पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसको अपने दिमाग में क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, वो क्या है, पूर्वाग्रह है। और रूढ़िवादिता क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं कि रूढ़िवादिता क्या है। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, वो क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। तो पूर्वाग्रह है जो पहले से किसी के बारे में राय बना लेते हैं और हम उसी के रूप में जानने लगते हैं, तो वही है पूर्वाग्रह। और रूढ़िवादिता क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही छवि में बांध लेते हैं और उसके बारे में जो पक्की धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति वही है, तो वही क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो ये भी जो है पॉइंट बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। आप लोग याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हुआ और 29वां राज्य बना। कौन, तो तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो कब, तो 30 अक्टूबर 2019 को यह बांटा गया था। अमेरिका में वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला, तो 1920 में मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि अमेरिका में जो है वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला, तो 1920 में मिला। 1920 में मिला अमेरिका में वोट देने का अधिकार किसको, तो महिलाओं को, याद रखना है। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं जो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक हैं। और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1921 को। इसका संबंध वोट से ही था, वोट से ही जो इसका संबंध था, किसका, यंग इंडिया पत्रिका का। और इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी इसके लेखक है। और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1928 में। इसको भी याद रखना है। अमेरिका में कब प्राप्त हुआ महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो 1920 में। और इंग्लैंड में कब हुआ, तो 1928 में। इस चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ पंचायत के बारे में बताया गया है। तो पंचायत क्या है, एक पंचायत कई वार्डों में बटे जो होते हैं, एक पंचायत जो है कई वार्डों में बटे होते हैं। 5 साल के लिए इसका गठन होता है। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पंचायत के स्तर कितने होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद जो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया पटवारी के बारे में। तो पटवारी क्या होता है, याद रखना है आप लोगों को, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। पटवारी का काम क्या है कि किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। और उसके बाद है जो नापने के लिए जिस जंजीर का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। इसको याद रखना है कि जिस जंजीर का जो उपयोग करते हैं ज़मीन को मापने के लिए पटवारी लोग, उसको क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। पटवारी के काम आप लोग देख लीजिए कि पटवारी का काम क्या होता है कि ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, और जो जिस जंजीर से वो लोग ज़मीन नापता है उसको क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप लोग जो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, वीडियो देखते टाइम ये चीज़ें याद हो जाएगी। एग्जाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और सारे जो वीडियो हैं एनसीईआरटी के नोट्स के, मैं 6, 7, 8 क्लास के सारे वीडियो अपने इसी चैनल में अपलोड कर दी हूँ। आप लोग जाकर उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।